अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के बीबी पाकदामन मज़ार के साथ मलिका कब्रिस्तान में, जहाँ मैं आपको आज लेकर जा रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख के एक बहुत बड़े विलन और अदाकार सावन की कब्र पर। लेकिन जो कब्रिस्तान का हाल है वो देखकर यकीनन मुझे तो खुद भी उलझन हो रही है कि क्या उनकी कब्र तक बआसानी पहुँचा जा सकता है, क्योंकि इंतहाई बारिश ज़्यादा हुई है इस दफ़ा और जो कच्ची कब्रें हैं वो तो तकरीबन ज़मीन में धंस चुकी हैं और पक्की कब्रों का भी जो है वो कितना अच्छा हाल नहीं है। तो बहरहाल जी चलते हैं, अब आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कब्रिस्तान का भी और उसके बाद सावन की कब्र आपको दिखाते हैं जी। तो दोस्तों अभी हम कब्रिस्तान में अंदर जा रहे हैं, ये आप देखिए। ये देखें जी, हाल देखें। छोटा सा कब्रिस्तान है जी, लेकिन बड़ी कंजस्टेड है। देखो मेरा ख्याल है तो यहाँ की बहुत सारी कब्रें मैं देख रहा था कि मिट चुकी हैं तकरीबन। वो सामने है जी सरदारी बेगम की कब्र। अल्लामा इकबाल की अहलिया सरदारी बेगम की कब्र है जी। ये देखें जी, ये देखें जी, ये है जी सरदार बेगम अहलिया अल्लामा मोहम्मद इकबाल, एक अजीम इंसान की अजीम अहलिया। 1935 में इनकी वफात हुई जी और 3 साल बाद फिर अल्लामा इकबाल साहब इस दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन कब्रिस्तान का आप ये हाल देख लीजिए, ये देखिए जी कब्रिस्तान का हाल, कब्रों का हाल देखिए। पुराना कब्रिस्तान है और चूँकि बारिशें हो रही हैं तो बारिशों की वजह से तो और बुरा हाशर नजर आ रहा है जी कब्रिस्तान का। बहुत सारी कब्रें बिल्कुल जमीन के अंदर गई हुई हैं। बिल्कुल छोटा सा कब्रिस्तान आप ये देख सकते हैं। ये देखें जी, हाल देखें, कब्रिस्तान का हाल देखें। ये देखें, पुख्ता कब्रें भी हम ये देखते हैं, जब उनकी देखभाल नहीं होती तो पुख्ता कब्रें भी जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक वक्त में बड़ी चाव से लोग कब्रें बनाते हैं जी, बड़ी शानदार कब्रें बनाई जाती हैं, फिर जब उनकी देखभाल नहीं होती, कोई वहाँ आने वाला नहीं होता, फिर रफ्ता रफ्ता वो कब्रें ख़त्म हो जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं जी इस कब्रिस्तान का हाल। यकीनन मैं बहुत सारे कब्रिस्तानों में जाता हूँ जी, लेकिन बाज़ कब्रिस्तानों में जाकर इंसान का दिल वाकई जो है वो अपने अंजाम से डर जाता है। आप ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं इन कब्रों के ऊपर। ये देखें इंतहाई बुरा हशर है जिस कब्रिस्तान का। जी बस हम ये अदाकार सावन के कब्र के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं जी, और ये देखे, ये सामने आपको नजर आ रही है जी अदाकार सावन की कब्र। सावन भट्ट और उनके साथ उनके बेटे अजीम भट्ट, ये दोनों बाप बेटा एक ही कब्र में आसूदा खाक हैं। ये देखें जी, पुराना सा यह आता है जी और खासी खस्ता हाली का शिकार है यहाँ की कब्रें। काफी बारिश की वजह से कब्रें गिर भी गई हैं। अदाकार सावन पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन विलन में शुमार होते हैं। अपनी गरजदार आवाज़, वज़कता, ऊंचे लंबे शख्सियत थी उनकी, जिसकी वजह से वो विलन के किरदार में खूब जचे। कहा जाता है कि एक वक्त तो ऐसा आया कि अदाकार सावन की शख्सियत को मद्देनजर रखकर किरदार तख्लीक किए जाते और अदाकार सावन भी उसमें नगीने की तरह फिट हो जाते। 60 और 70 की दहाई में ये कहा जाता है कि सावन हर फिल्म की ज़रूरत थी और जहाँ भी
कहा जाता है कि 60 और 70 की दहाई में अदाकार सावन फिल्म की जरूरत बन चुकी थी। हर फिल्म में जहां हीरो अहम होता, उसके साथ साथ सावन को कास्ट करना भी हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की मजबूरी होती। और जिस फिल्म में अदाकार सावन होता, कहा जाता है कि अक्सर वो फिल्म अच्छा बिजनेस करती। बहरहाल जी, एक बड़े खुशकिस्मत इंसान भी थे। हम ये कह सकते हैं कि वो खुशकिस्मत इंसान भी थे, मगर उसके साथ साथ उन्होंने अपनी मेहनत से अपना जहान तख्लीक किया। एक गरीब घराने में उन्होंने जन्म लिया। उसके बाद वो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो गए। वहां से जब फारिग हुए तो उन्होंने अपनी गुजर बसर के लिए तांगा चलाना शुरू किया। बाद वो कराची चले गए और वहां जाके उन्होंने एक मेहमान की हैसियत से अपने जो है वो जिंदगी का आगाज किया। वहां की सिनेमा घरों के मुख्तलिफ मुलाजमीन के साथ उनकी जान पहचान थी, जिसकी वजह से उन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो पाकिस्तान की फिल्म के सबसे बड़े विलन के तौर पर सामने आए। और यकीनन हर इंसान को अरूज है तो फिर उसे जवाल भी है। सावन के साथ भी यही हुआ। पहले इंतहाई अरूज देखा और उसके बाद फिर ऐसा जवाल देखा कि छोटे मोटे फिल्मी रोल्स अदा करके जो है वो अपनी गुजर बसर करते रहे। तो लाहौर के बीबी पाकदामन के साथ मलिका कब्रिस्तान में उनकी एक कब्र है जी। उनके साथ उनके बेटे मोहम्मद अजीम भट्ट की जो है वो कब्र है। ये दोनों बाप बेटा जो है वो एक ही कब्र में आसूदा खाक हैं। हमारी फिल्मी सनत का ये वतीरा रहा है कि अरूज के वक्त वो आर्टिस्ट का भरपूर साथ देती है, लेकिन जो ही वो जवाल पजीर होता है उससे मुंह फेर लेती है। इस हवाले से ऐसे कई फनकारों की मिसाल दी जा सकती है। वो नाकदरी का शिकार हुए और फिर मौत की वादी में उतर गए। इन्हीं में से एक अदाकार सावन भी थे, जिन्होंने न सिर्फ विलन बल्कि कैरेक्टर एक्टर के तौर पर भी अपने आप को मनवाया और कई सुपरहिट फिल्में दी। वो 60 और 70 के अशरे में बहुत मकबूल थे और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में दी। सावन का असल नाम जफर अहमद भट्ट था। वो अप्रैल 1920 को सियालकोट में पैदा हुए। एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए वो अपनी तालीम मुकम्मल न कर सके। जंग अजीम दोम में वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हो गए। मुलाजमत के दौरान उन्हें मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया गया। इनमें मशरिक वस्ता भी शामिल था। उन्हें जहाँ कहीं भेजा गया, उन्होंने बड़ी जांफिशानी से अपने फराइज सरंजाम दिए। जंग के बाद सावन को फौज से सबकदोश कर दिया गया। वो सियालकोट वापस चले आए और रोजी कमाने के लिए तांगा चलाना शुरू किया। उस जमाने में ये पेशा आम था और इसमें बहुत कमाई थी। सावन अपनी शख्सियत और डील डोल की वजह से बहुत मकबूल थे। वो अपने घने स्याह और घुंघराले बालों की वजह से भी पहचाने जाते थे। उनका जिस पहलवानों जैसा था और वो गोरे चिट्टे थे। उनके तांगे का घोड़ा भी सफेद रंग का था, जिसकी वजह से ये तांगा हर खास व आम में मकबूल था। सावन अपनी तर्ज जिंदगी से मुतमईन नहीं थे। बेहतर जिंदगी के लिए वो 1950 में कराची चले आए। वो कराची के रंगछोड़ इलाके में आबाद हुए और एक मेहमान की हैसियत से काम करना शुरू किया। इसके साथ वो पेंटर भी बन गए। उन्होंने छोटे मोटे काम करने में कोई हिचकिचाहट महसूस न की। उनका मकसद रोजी कमाना था। इसी दौरान उनकी एक सिनेमा के अमले के साथ दोस्ती हो गई। अपनी शख्सियत की वजह से वो सिनेमा वालों में भी बड़े मकबूल हुए। इन लोगों ने सावन को मशवरा दिया कि वो फिल्मों में काम करें। सावन को ये बात पसंद आई और उन्होंने फिल्म स्टूडियोज के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। आखिरकार उन्हें फिल्म कारनामा में अदाकार की हैसियत से शामिल कर दिया गया और यहीं से जफर अहमद भट्ट का नाम सावन रख दिया गया। कुछ सहाफियों ने सावन से कहा कि वो लाहौर चले जाएं और पंजाबी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाएं, क्योंकि वो अपनी गरजदार आवाज और डील डोल की वजह से पंजाबी फिल्मों में ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। सावन लाहौर आए और उन्हें आगा हुसैनी की फिल्म 16 आने में एक छोटा सा किरदार दिया गया। फिल्म 16 आने की रिलीज के बाद उन्हें फिल्म सूरजमुखी के लिए कास्ट किया गया। इस फिल्म ने सावन को मकबूल अदाकार बना दिया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर न देखा। उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किया, जिनमें अनवरा, असगरा, बाबा दीना, खजांची, जेलदार, बाशु खान, खान चाचा, जिगरी यार, गूंगा पहलवान जी इन लंदन शामिल है। उनकी मशहूर फिल्मों में शेरां दे पुत्र शेर, जानी दुश्मन, मलंगी, टोली, चंद मखना, सज्जन प्यारा, भरिया मेला और पंच दरिया के नाम लिए जाते हैं। कहा जाता है कि हदायतकार असलम डार ने अपनी नई फिल्म बशीरा में मरकजी किरदार के लिए सावन का इंतखाब किया। सावन ने भारी मुआवजा तलब किया, लेकिन असलम डार ने इनकार कर दिया और उनकी जगह सुल्तान राई को बशीरा के लिए कास्ट कर लिया। बशीरा बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब रही और सुल्तान राई ने अरूज की सीढ़ियों पर पहला कदम रखा। इसके साथ ही सावन का जवाल शुरू हुआ। सावन
खुद कहा करते थे कि मैं बहुत मुतकब्बिर हो गया था, इंसान को इंसान नहीं समझता था। इसके अलावा मैंने फिल्म हाशू खान में मरकजी किरदार अदा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस फिल्म में हाशू खान एक सफाक और मुल्हिद हाकिम था। बहरहाल ये सब कुदरत के खेल हैं। बाद में सावन ने फिल्मों में छोटे मोटे किरदार अदा किए। जिंदगी के आखिरी दौर में उनके पास कोई काम न था और वो घर में बीमार पड़े रहते। 6 जुलाई 1998 को फरिश्ता अजल आन पहुंचा और सावन इस जाने फानी से हमेशा हमेशा के लिए कूच कर गए। लाहौर में बीबियां पाक दामन के मिजार के साथ मलिका कब्रिस्तान के एक वीरान से गोशे में सावन अपने बेटे के साथ एक ही कब्र में आसूदा खाक है। उसकी कब्र देखकर कौन ये कह सकता है कि 60 और 70 की दहाई में ये शख्स लोगों की आंख का तारा था। लोग इसे अपनी पलकों पर बिठाते थे, जहां जाता लोगों का जमगठा लग जाता। मगर आज ये आलम है कि उसके मद्दाहों को ये इल्म तक नहीं कि सावन की आखिरी आरामगाह कहाँ है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सावन समेत तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और आपसे भी इल्तमास है कि इस अजीम इंसान के लिए दुआए मग़फ़िरत किया करें।